एक शील संपन्न मंत्री है। ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बहुत ही हर्ष आनंद के साथ आमंत्रित करता हूं, वो भी अपने आशीषों से हमें अनुग्रहित करें। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी, भारत सरकार में मेरे वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय स्वामी बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण जी और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया के बंधु और भगिनी और सभी अन्य आमंत्रित संबंधित विशेषज्ञगण, आज से लगभग 27 साल पहले जब मुझे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला था, तो ये लगभग जितना भी आयुर्वेद के बारे में पढ़ा है, लिखा है, समझा है, उसके कारण आयुर्वेद उसकी प्रतिष्ठा को सारे संसार में मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से पुनर्स्थापित करने का एक स्वप्न, ये हमेशा मन में रहा है। और उसका कारण यह है कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का सारा ज्ञान ये बहुत कुछ अथर्ववेद के अंदर समाहित है। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में जो ज्ञान था, उसको ये सब जानकारियां जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्नाइज्ड डेटाज हैं या लिटरेचर है, उसमें सब विद्यमान है। 6ठी शताब्दी में इसको चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट किया गया। 9वीं शताब्दी के अंदर इसको पर्शियन और अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किया गया। 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में इसको यूरोपियन भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। भारत का निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य रहा कि ब्रिटिश रूल में जो हमारा अपना ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, जिसको सारे दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर रिकॉग्निशन होना चाहिए था और जिसका भारत में प्रचार और प्रसार होना चाहिए था, उसको उस प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया और उसको उस प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति का इंतज़ार करना पड़ा। और ये सब बातों का क्योंकि बहुत गहराई से अध्ययन किया था, इसलिए मैंने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक सेंटर एस्टैब्लिश किया था। उसका नाम था दिल्ली रिसर्च सेंटर फॉर मॉडर्नाइज्ड प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा, और इसको हेड करते थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर JN शर्मा। और जिस प्रकार के विषयों की आज यहाँ चर्चा हो रही है और जिसके बारे में पतंजलि रिसर्च संस्थान ने काम किया है, वो सारा काम और आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी जिस भी प्रकार की जानकारी सारे देश में जिस भी माध्यम से प्राप्त हो सकती है, उसको कैसे एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए, कैसे उसको डिजिटली एस्टैब्लिश किया जाए, वो सारा काम उसका था। दुर्भाग्य से 1998 में हमारी दिल्ली में सरकार चली गई और जो सब्सिक्वेंट सरकारें थीं, उन्होंने इस विषय की गहराई, इस विषय की गंभीरता, इस विषय की सात्विकता को समझने का प्रयास नहीं किया। और थोड़े ही समय के बाद प्रोफेसर JN शर्मा के देहांत के बाद वो सेंटर जिस भाव से बना था, वो सेंटर जो है उसका लक्ष्य ही परिवर्तित कर दिया गया। 1999 में मुझे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए काम करने के लिए जब निमंत्रित किया, तो मैं सिर्फ कुछ तथ्य आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूं। सन 2000 में
1, 2 और 3 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सबसे प्रतिष्ठित सेंटर जो कोबे जापान में है, उस स्थान पर एक 3 दिन की मीटिंग हुई जिसका सब्जेक्ट था हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट फॉर द 21st सेंचुरी। और इस मीटिंग में दुनिया से 125 लोगों को बुलाया गया था, भारत से भी 2 लोगों को बुलाया गया था। उन्होंने कैसे सिलेक्शन किया था वो उनका अपना क्राइटेरिया था, लेकिन जिसके बारे में भी उनको लगता था कि उसने शायद स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ किया है, तो उसको उन्होंने ऐसे करके चूज किया था। और उस 3 दिन की मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशंस हुए और इससे भी ज़्यादा मोटी एक किताब वहाँ पर रिलीज की गई थी और वो कोबे रिकमेंडेशंस के नाम से जानी जाती है। और उसमें 21वीं शताब्दी के अंदर भारत या दुनिया के अंदर जो हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट है, इसके संदर्भ में जो बातें की गई उसमें से 2 महत्वपूर्ण बातों का आज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। एक का तो सीधे सीधे, अब तो मैं कहूँगा दोनों का ही सीधे सीधे बाबा रामदेव जी से संदर्भ में रेलेवेंस है। उस समय 2000 में उस मीटिंग के रिकमेंडेशंस में कहा गया कि अगर आने वाले 21वीं शताब्दी में भारत को या दुनिया को हेल्थ फॉर ऑल इस गोल को अचीव करना है, तो भारत के एक तो पतंजलि योग के माध्यम से दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा ये प्रतिपादित होगी, ये उसकी एक रिकमेंडेशंस थी। और दूसरी उसकी रिकमेंडेशन ये थी, मतलब बहुत सारी रिकमेंडेशंस, लेकिन जो रेलेवेंट थी कि भारत के या भारत समान देशों की जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, जिनका फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ पर, प्रोमोटिव हेल्थ पर, पॉजिटिव हेल्थ पर है, इनको 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना पड़ेगा। ये उस रिकमेंडेशंस का अंग था। ये जो कोबे की रिसर्च सेंटर है WHO का, आपकी जानकारी के लिए, ये वो स्थान है जो WHO के लिए भी जो है पॉलिसीज़ को बनाने में ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और वो पॉलिसीज़ को WHO आगे अपने मेंबर स्टेट्स को देता है। आज जो आयुर्वेद है, इसके संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी सब प्रकार की मान्यता है, इसको सब प्रकार का रिकॉग्निशन है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।